हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मेड जी का प्रणाम। तो बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। और उसमें हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल किसका बना हुआ होता है, क्या ऑर्गेनल होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर हैं, उन सारी चीज़ों को समझेंगे। सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, उनके डिफरेंट फंक्शन क्या है, उन सबको समझेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल के हम बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही बात किया था। क्या बात किया था हम लोगों ने? यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाए जाते हैं। मतलब जितने भी और ज़्यादातर ऑर्गेनल होंगे उसमें मेम्ब्रेन पाए जाएंगे, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन हो चाहे वो डबल मेम्ब्रेन हो। उसके अलावा हम लोगों ने बात किया था कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा, और जो सारे फंक्शन होते हैं वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट ऑर्गेनल को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। और फिर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, फिर सेल वॉल के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल में देखिए, इसमें वेल ऑर्गेनाइज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाया जाता है, हम लोगों ने बात किया था। तो हम बोलेंगे, या हम एक और अच्छे से लाइन बोलना चाहे, डिफरेंट कंपार्टमेंट फॉर डिफरेंट वर्क। काम डिफरेंट होगा, लेकिन उसके लिए क्या होगा, डिफरेंट कंपार्टमेंट पाए जाएंगे। कंपार्टमेंटलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, इसको आपको ध्यान रखना है। तो कंपार्टमेंट से फायदा क्या हुआ? प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन गिव क्लियर कंपार्टमेंटलाइजेशन फॉर साइटोप्लाज्म। तो डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट का होना ये बड़ा ही सेल के लिए अच्छा होता है। जैसे यहाँ मान लिया एक सेल है, एनिमल सेल को लेकर चल रहा है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लाइसोसोम। तो डिफरेंट ऑर्गेनल है, डिफरेंट कंपार्टमेंट पे है, अपना अलग अलग फंक्शन हो रहा है। तो फंक्शन होने में, फंक्शन की एफिशिएंसी होने में बड़ी अच्छी हो जाती है, इसलिए यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाए जाते हैं। ये देखिए प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा का सेल है, इसमें भी कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मिल रहा है। फिर फंगल सेल है, फंगल सेल में भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मिल रहा है। प्लांट सेल है, प्लांट सेल में भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मिल रहा है, एनिमल सेल में भी मिल रहा है। मतलब ये सारे यूकैरियोटिक सेल हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाया जाएगा, उसको यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे, ये मस्ट है। उसके बाद हम लोग बात करें कि उसके पास कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मतलब वो स्ट्रक्चर जो लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। साइटोस्केलेटन है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर उसका स्केलेटल पाया जाता है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। तो साइटोस्केलेटन क्या है ये सब हम लोग पढ़ेंगे, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर क्या है, सिलिया है, फ्लैजिला है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग समझेंगे। उसका जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होता है, किसमें ऑर्गेनाइज होता है? क्रोमोजोम में ऑर्गेनाइज होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें आपके जो है वो आपका सेल में पाया जाता है। तो सेल के बारे में और डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे। तो बच्चों, उसी में हम लोग आगे देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में और क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, उनको थोड़ा समझते हैं। तो अगर हम आगे बात करें यूकैरियोटिक सेल में, तो सबसे पहले सेल ऑर्गेनल की बात करते हैं। यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, इसको देखते हैं। तो आप, ये आपके एनसीईआरटी फिगर है। सबसे पहले आपके सबसे बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, फिर सेल वॉल पाया जाएगा। सेल वॉल के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी ऑपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, राइबोसोम है, और साइटोप्लाज्म है, साइटोस्केलेटन है, सीलिया, फ्लैजुला है। ये सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं आपके सेल के अंदर। ये देखिए आपका प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल में जो ऑर्गेनल पाए जा रहे हैं वो है। आप लोग सोच रहे होंगे सर आप कैसे बोल दिए प्लांट सेल है। तो आप सबसे पहले देखिए इसमें सेल वॉल पाया जा रहा है। सेल वॉल के अलावा इसमें आपको वैक्यूल का साइज आपको लार्ज दिखेगा, और आपको इसमें प्लाज्मोडेस्माटा भी दिखेगा। ये देखिए प्लाज्मोडेस्माटा है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है बिटवीन टू सेल्स। और अगर अदर सेल होते यहाँ तो मिडिल लैमिना भी मिलता। तो और यहाँ पे देखिए कि आपको प्लास्टिड भी दिख रहे हैं। तो ये सारे प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग बोल पा रहे हैं ये प्लांट सेल है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब एनिमल सेल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एनिमल सेल में इसमें थोड़ा सा फर्क हो जाता है। एनिमल सेल में देखिए सबसे पहले बात, आपको सेल वॉल नहीं दिखाई देगा। फिर और देखिए आपको सेंट्रियोल दिखाई देगा, यहाँ आपको प्लास्टिड नहीं दिखाई देगा, और क्या नहीं दिखाई देगा? वैक्यूल। वैक्यूल जनरली नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत स्मॉल होता है। तो आपको इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का जब नंबर ज़्यादा जनरली प्लांट सेल में नहीं मिलता है, एनिमल सेल में ज़्यादा मिलता है। उसका रीज़न क्या हुआ कि जो प्लांट सेल होते हैं उसको फिजिकल एक्टिविटी उतनी करनी नहीं है, मूवमेंट उतना करना नहीं है। तो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मूवमेंट के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ मूवमेंट ज़्यादा होता है, एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज़्यादा हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होने से फ़ायदा क्या हुआ? एटीपी बराबर मिलती रहेगी और प्रॉपर अमाउंट में मिलती रहेगी।
ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के इंट्रो के बारे में हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, सबसे पहले देखते हैं सेल मेम्ब्रेन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? देखिए, सेल मेम्ब्रेन जनरली जो इसको ये सेलेक्टिव परमिएबल नेचर का होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल का होता है। उसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है वो यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है, वो यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल सभी में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कुछ ऑर्गेनेल में आउटर मोस्ट लेयर है और कुछ ऑर्गेनेल में सेकंड आउटर मोस्ट लेयर है। जैसे एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता तो आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन है, माइकोप्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर है, और जनरली अदर ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल के बाद जो सेकंड मेम्ब्रेन है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन ही है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो लिपिड बाइलेयर का ये बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रोटीन एम्बेडेड होता है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सेल मेम्ब्रेन की स्टडी जो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है वो आरबीसीज के सेल मेम्ब्रेन की स्टडी दी गई है। पहली बात तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत 1950s के पहले कुछ पता, जब बहुत कुछ खास पता नहीं था। पर रीज़न क्या था नहीं पता होने का, कि वहाँ पे उस समय सेल मेम्ब्रेन जो है उस समय सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न कि वहाँ पे माइक्रोस्कोप उतना वेल डेवलप माइक्रोस्कोप नहीं था। जब माइक्रोस्कोप वेल डेवलप नहीं था तो सेल मेम्ब्रेन की बहुत अच्छी स्टडी हम लोग नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि बहुत थिन मेम्ब्रेन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई 1950s में, तो उस समय क्या हुआ, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को लोग अच्छे से देखा, अच्छा सा इमेज बना, उसके बाद लोग उसकी स्टडी कर पाए। जब उसकी स्टडी कर पाए तो हम लोग अभी इसको पढ़ रहे हैं। लेकिन तो बात आती है कि एनसीईआरटी में आरबीसीज के सेल मेम्ब्रेन को स्टडी के बारे में क्यों करने के लिए बोला है? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि सेल मेम्ब्रेन में सेल के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। अगर मान लीजिए हम सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं तो अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन है, गोल्गी बॉडी मेम्ब्रेन है, अदर सेल के अंदर मेम्ब्रेन है। वो सारे मेम्ब्रेन जो होते हैं वो लिपिड और प्रोटीन के ही बने होते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हमारा सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन होता है। तो लेकिन हमारी जो आरबीसीज होती है, आरबीसीज के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, प्लास्टिड नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, गोल्गी बॉडी नहीं है, तो ये डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। और सेल वॉल भी नहीं होता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही है, तो उसकी स्टडी करना हमको आसान हो जाता है। तो हम लोग को अगर पूछा जाए अगर हमारा सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना हुआ है, तो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। लिपिड और प्रोटीन है, कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी है। तो अगर हम बात करें लिपिड में भी मेनली जो होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। और फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर की बात करें, आगे हम लोग देखते हैं। आप देखिए इसमें ये ऊपर वाला स्फेरिकल आपको हेड और नीचे इस तरह से जो निकला हुआ है उसको टेल, वो टेल है। इसके और दूसरे हम लोग इमेज को देखते हैं कि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। देखिए, अगर हम सेल मेम्ब्रेन में देखें तो ये देखिए, ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर के फॉर्म में रेंज है, और ये सेल मेम्ब्रेन एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है जिसमें कि फॉस्फोलिपिड बाई लेयर के फॉर्म में रेंज है। ऊपर हेड है और नीचे टेल है। हेड जो होता है वो पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। ध्यान रखेंगे, हेड कैसा होता है? पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है और नॉन पोलर होता है। और इसके जो ये जो टेल हैं वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बने हुए होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये आपके हेड है और टेल है। हेड पोलर होता है और टेल नॉन पोलर होता है। हेड हाइड्रोफोबिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर अट्रैक्टिंग। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये जो मॉलिक्यूल है लिपिड का, जिसमें कि हेड पोलर और टेल नॉन पोलर है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों एक ही मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो दो तरह के स्ट्रक्चर को अपने अंदर दो तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं उसको एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, लिपिड बाई लेयर के फॉर्म में होगा, और बाई लेयर जिसमें कि हेड अंदर की तरफ होगा, हेड ऊपर की तरफ होगा, टेल अंदर की तरफ होगा। और इसका रीज़न क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी वाटर है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी वाटर है। तो वाटर जो ये हेड वाला हाइड्रोफिलिक होता है, तो हाइड्रोफिलिक जो है वो स्ट्रक्चर वाटर के कांटेक्ट में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और हाइड्रोफोबिक जो स्ट्रक्चर है वो हेड के थ्रू अंदर छिपा हुआ रहता है, वाटर से प्रोटेक्टेड रह जाता है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे क्या किया गया कि हेड को रखा गया आपका बाहर की तरफ। देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए, हेड बाहर की तरफ है और अंदर टेल है। और टेल क्या होता है? एक्वस इन्वायरमेंट से बचा रहता है। एक्वस इन्वायरमेंट से कैसे बच पाता है? क्योंकि हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है।
तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि फॉस्फोग्लिसराइड की आउटर लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है, पोलर हेड होती है, और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। हाइड्रोफोबिक जो टेल होता है वो नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर होने के साथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना हुआ होता है, और प्रोटेक्टेड रहता है, एक्वस एनवायरमेंट से बचा हुआ रहता है। इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, हाइड्रोफिलिक हेड या पोलर हेड। चलिए आगे देखिए जरा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लिपिड और प्रोटीन, ये तो बात हो गई लिपिड की। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन दो तरह की होती है, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो सरफेस पे पाया जाता है। अब फिगर देखेंगे तो आपको सरफेस पे कुछ यहाँ इस तरह से अटैच प्रोटीन भी दिखेंगे, और अंदर जो धसा हुआ प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन भी इसको कहते हैं। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन भी दो तरह का, एक पार्शली बरीड होता है जो आधा धसा हुआ है, और एक पूरी तरह धसा हुआ है। ठीक है, एक पार्शली बरीड, एक टोटली बरीड। तो आप ध्यान रखेंगे जो एक्सटर्नल सरफेस पे प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम की तरह काम कर रहे हैं, और जो अंदर धसे हुए हैं वो कैरियर प्रोटीन या आयन चैनल का काम करते हैं। तो बात करते हैं कि ये प्रोटीन कितना होता है, लिपिड कितना होता है। तो आरबीसी का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें जो 52% प्रोटीन होता है, और 40% लिपिड होता है, और 6 to 8% ये आपका होता है शुगर होता है, या कार्बोहाइड्रेट सीधे कहें कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए यही स्ट्रक्चर, जो ये हेड है, ये टेल है, यहाँ पे चीज़ें बना के दी गई हैं। ये हेड है, हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक है, जबकि टेल कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, जो फैटी एसिड का बना हुआ है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, और दोनों को मिला दिया जाए तो ये क्या हो गया, आपके एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, आइए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को समझते हैं, लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये देखिए प्रोटीन है, उसके ऊपर आपका शुगर आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लाइकोप्रोटीन। ये देखिए पेरिफेरल प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि दसा हुआ है। ठीक है, अब आप इसमें देखिएगा जरा, ये साइटोस्केलेटल फिलामेंट है, ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल होता है। तो पहले बात समझते हैं कि ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं। तो पहली बात, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, लिपिड जो होता है, थोड़ा फ्लूइड नेचर का होता है। तो फ्लूइड नेचर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, और इसी कोलेस्ट्रॉल के जगह पे प्रोकैरियोटिक सेल में हॉपेनॉइड्स पाए जाते हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो शुगर मॉलिक्यूल है ये एज अ रिसेप्टर काम करता है। जैसे मान लेते हैं ओवम है, ओवम के साथ स्पर्म को फ्यूज करना है, तो स्पर्म को कैसे पता चलेगा, तो ये शुगर का मॉलिक्यूल जो ओवम के सरफेस से निकला हुआ रहता है वही रिसेप्टर का काम करता है, उसी को देख के उसी की तरफ मूव करता हुआ स्पर्म जाता है। तो जहाँ भी ये सब है एनिमल सेल में, ये शुगर निकले हुए हैं, ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो 1972 में दो साइंटिस्ट आए जिसका नाम है सिंगर और निकोलसन। इन दोनों ने लोगों ने मिलकर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। उससे पहले भी 2-3 मॉडल आए, लेकिन वो सारे मॉडल जो में वो कुछ कमियों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कि फ्लूइडिटी सेल मेम्ब्रेन के बारे में नहीं बता पाए, परमिएबल सेलेक्टिव परमिएबल के बारे में कुछ नहीं बता पाए। तो इन सब के बारे में नहीं बता पा रहे थे, उसको 100% क्लियर किया सिंगर और निकोलसन ने। इसीलिए मोस्ट फेमस एंड मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है सिंगर और निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, इसको समझिएगा। इसमें बोला गया कि जो सेल लिपिड है वो एज अ सी वाटर है, और जो प्रोटीन होता है वो एज अ आइसबर्ग है। उन्होंने बोला कि जैसे आइसबर्ग है वो सी वाटर में तैर रहा होता है, वैसे प्रोटीन लिपिड में तैर रहा होता है। हम लोग इसको अपने देसी लैंग्वेज बोलते हैं गुलाब जामुन इन चाशनी। गुलाब जामुन जो है वो प्रोटीन है, और चाशनी जो है जिसमें गुलाब जामुन तैरा हुआ होता है वो एज अ लिपिड है। तो उसी बेसिस पे ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया। तो उसमें बताया गया, और ये लिपिड फ्लूइड नेचर का है, ये कैसे पता चला, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का मूवमेंट होता है, कुछ प्रोटीन का मूवमेंट होता है, इस तरह से मूवमेंट होता है लेटरल मूवमेंट। अगर ये मूवमेंट नहीं कर पाते, अगर ये रिजिड सॉलिड नेचर का होता तो क्या मूवमेंट कर पाते। और इसी लेटरल मूवमेंट से पता चलता है कि ये हमारा जो लिपिड का बाई लेयर है वो फ्लूइड नेचर का है। अगर अगर मोमेंट ज़्यादा है तो फ्लूइडिटी ज़्यादा है, मोमेंट कम है तो फ्लूइडिटी कम है। तो वही लिखा है, दिस एबिलिटी टू मूव इन द सेल मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। तो ये यहाँ पे वही दिखा है, क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है नेचर लिपिड का, और ये लेटरल मोमेंट शो करता है प्रोटीन का, कहाँ, ओवरऑल प्रोटीन और लिपिड बाई लेयर में।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये देखिए आगे जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको ध्यान से सीखिएगा, ये बड़ा काम आता है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो फंक्शन क्या है, मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि ये सेलेक्टिव परमिएबल है तो ये सबको नहीं आने देगा। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका नेचर नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर क्यों होता है, क्योंकि जबकि लिपिड तो दोनों पोलर नॉन पोलर दोनों है। तो ये देखिए अपर सरफेस क्या है, हेड है, और लोअर सरफेस भी हेड है, और अंदर जो छिपा हुआ है वो टेल है। तो हेड पोलर है, तो इतना जो ऊपर वाटर में ये डिजॉल्व कंडीशन की तरह रहता है, ये भी डिजॉल्व कंडीशन की तरह है। तो ये वाटर है और ये नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर जो है, ओवरऑल जो बाइलेयर बचता है वो तो नॉन पोलर ही बचता है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, नॉन पोलर। और पोलर मॉलिक्यूल होता तो यहाँ से पास कर जाता, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहाँ से पास नहीं कर पाते। तो यहाँ से पास नहीं कर पाते, उसी के लिए हमारे पास आयन चैनल्स बने होते हैं, प्रोटीन चैनल्स बने होते हैं, जो मॉलिक्यूल को कैरी करके ले जाने का काम करते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ले जाने के लिए ये कैरियर प्रोटीन्स बने हुए होते हैं, प्रोटीन चैनल बने हुए होते हैं, या फिर अदर ऐसे मॉलिक्यूल जो इसके थ्रू पार न कर सकें उसको ले जाने के लिए। तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखा गया है ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है, कुछ मॉलिक्यूल पास कर सकते हैं कुछ नहीं, और डिपेंड करता है कि किसको पास कराना है, उसी हिसाब से यहाँ फंक्शन होते हैं। ठीक है, और बता, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से ये प्लाज्मा जो हमारा मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर का होता है, इससे क्या चीज़ें पता चली। इससे देखिए सेल के ग्रोथ के बारे में पता चला, इंटरसेलुलर रिजेक्शन के बारे में पता चला, सिक्रीशन के बारे में पता चला, एंडोसाइटोसिस के बारे में पता चला, सेल डिवीजन के बारे में पता चला। तो ये सारी चीज़ें जो पता चल रही थी इसके फ्लूइड नेचर के बारे में होती, फ्लूइड नेचर का था, इसी से ये चीज़ें पता चल सकी। इसको आइए और समझते हैं हम लोग। देखिए अगर मान लीजिए सेल में ग्रोथ हो रहा है, अगर ये फ्लूइड नेचर का नहीं होता तो ये ग्रोथ हो ही नहीं पाता। अगर रिजिड होता, हार्ड होता, तो ये ग्रोथ प्रॉपर हो नहीं पाता, कोई मॉलिक्यूल एंटर भी नहीं करता, सेल डिवाइड नहीं कर पाता, तो ये डिफरेंट फंक्शन को ये प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाता। इसलिए ये फ्लूइड नेचर का जो लिपिड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसके डिफरेंट फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि टाइप, इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है दो तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल है जो इस मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता, जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पास नहीं कर सकता, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पास कराने के लिए यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और एटीपी की रिक्वायरमेंट जब भी होगी किसी मॉलिक्यूल को यहाँ से पास कराने के लिए, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो नॉन पोलर है, स्मॉल है, वो क्या करते हैं यहाँ सिंपल डिफ्यूजन से पास कर जाते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनको पार करने के लिए कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को पार कराने के लिए यहाँ पे कैरियर प्रोटीन है, वो इसको कैरी करके लेके जाता है, यहाँ कैरी पार करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो आगे इसमें देखते हैं और अच्छे से, अच्छा इमेज देखते हैं हम लोग। देखिए देखिए यहाँ कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल को लेके आ रहा है, तो क्या हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ एटीपी का खर्च हो रहा है इसको इधर लाने में, तो ये क्या हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सीधे आ गया सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, तो वही बोल रहा है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, कोई एटीपी खर्च नहीं होगा, इसमें क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन भी आता है, ऑस्मोसिस भी आता है। तो ध्यान रखेंगे, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के ट्रांसपोर्ट होगा तो सिंपल डिफ्यूजन होगा और ऑस्मोसिस होगा। तो ध्यान रखेंगे, और वही दिखा गया है, पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, सो दे रिक्वायर मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन देयर ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन इसको ट्रांस नहीं कर पाएंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसको पार आने के लिए कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए को क्या बोलते हैं हम लोग, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और कुछ मॉलिक्यूल जो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाएंगे तो यहाँ पे हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखिए, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन।
में एटीपी खर्च होता है। जैसे यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप, इस सोडियम पोटेशियम पंप आप लोग और अच्छे से वहाँ पे पढ़ेंगे क्या यूज़ होता है, कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग को न्यूरल नर्वस सिस्टम में आप लोग को पढ़ना है कि नर्व इम्पल्स का कैसे ट्रांसफर होता है, ये सारी चीज़ें यहीं से डिसाइड होती हैं। ठीक है, इमेज को ध्यान से देखिएगा, समझते भी जाइएगा। बच्चों अब हम लोग को पढ़ना है सेल वॉल। पहले आप सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से प्रॉपर्ली रिवाइज कीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, आप लोग प्रॉपर रिवाइज कीजिए और कोई डाउट हो तो पूछ भी लीजिएगा।